वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल यूपी दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर खबर मिल रही है कि गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा चित्रकूट में 2 दिवसीय संगोष्ठी की अध्यक्षता भी करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा पर आधारित होगी ये संगोष्ठी, और इसीलिए यूपी दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचने वाले हैं। जगदीप धनखड़ गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे और एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, और इस संगोष्ठी का नाम रखा गया है आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा। नाम से ही पता चल रहा है कि जो इस वक्त जीवन है, जो मॉडर्न इस वक्त लाइफस्टाइल लोगों की है, उसको लेकर ऋषि परंपरा कैसी होनी चाहिए, जो पुरानी परंपरा रही है उसको आज की लाइफस्टाइल में कैसे निभाया जाना चाहिए, इसी पर यह संगोष्ठी जो है वो रखी गई है। तो चित्रकूट में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, यूपी दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कल यूपी आ रहे हैं और गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने के अलावा चित्रकूट में 2 दिवसीय संगोष्ठी का जो आयोजन रखा है, इसकी अध्यक्षता भी उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ज्ञानवापी में अतिरिक्त सर्वे की मांग पर आज सुनवाई होनी है। बुधवार को हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और 7 फरवरी को दाखिल की गई थी याचिका। मंदिर निर्माण पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, ज्ञानवापी में अतिरिक्त सर्वे की मांग पर आज सुनवाई होनी है। बुधवार को हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और 7 फरवरी को दाखिल की गई थी याचिका। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इस पूरे मामले में अतिरिक्त सर्वे का विरोध कर रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष ने मंदिर के निर्माण को लेकर अपनी दलील रखी है, इसके अलावा पूजा का अधिकार मांगा है। इसी को लेकर ये सुनवाई चल रही है और आज ऐसे में एक अहम सुनवाई आज भी होनी है। तो पूजा के अधिकार पर जो सुनवाई चल रही है, ज्ञानवापी में सर्वे की मांग को लेकर ये सुनवाई आज होनी है फिर से, और इस सर्वे को लेकर विरोध जो है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से जताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा आदेश आया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के शाखा में हिस्सा ले सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला कह सकते हैं कि लिया गया है। एक बड़ा आदेश है और आदेश ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब आरएसएस के शाखा में हिस्सा ले सकेंगे। सुबह शाम की जो शाखा है उसमें सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। कर्मचारी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगेगा। ये खबर इस वक्त मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा आदेश दिया है कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अब वो आरएसएस की शाखा में हिस्सा ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में सुबह शाम की जो शाखा है उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं और कर्मचारियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप भी नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कल जौनपुर जाएगा। मृतक मंगेश यादव के परिवार से सपा नेता मुलाकात करेंगे। विधान परिषद नेता विपक्ष के नेतृत्व में जाएगा ये डेलीगेशन। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव मंगेश के परिवार से मिलेंगे। दरअसल सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मंगेश यादव मारे गए। अखिलेश यादव ने पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस ने एनकाउंटर की आड़ में हत्या की है, अखिलेश यादव ने कहा है। तो फिलहाल जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो मृतक के घर पहुंचेगा। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मंगेश की मौत हो गई थी, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना भी साधा और इसके अलावा पुलिस पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस ने एनकाउंटर की आड़ में हत्या की है। उधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा की तरह देश के एक बहुत बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी इस साल विधानसभा चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में टेंशन है, तो महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है।
महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन को इस बार महाविकास अघाड़ी की तरफ से कड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। लेकिन एक दूसरे से टक्कर लेने से पहले दोनों ही दलों में आपसी सामंजस्य एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ महायुति में सीटों पर बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो उधर महाविकास अघाड़ी में सीएम कैंडिडेट को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। महाविकास अघाड़ी में 3 शत्रप एक दूसरे के लिए ही चुनौती बने हुए हैं, जो हैं शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के बिना चेहरे के उतरेगी। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। बात ऐसी है, पवार साहब की बात 100% ठीक है। 3 पार्टी की सरकार है, महाविकास अघाड़ी है। कौन कितनी सीटें जीतता है बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमको बहुमत मिल रहा है महाविकास अघाड़ी को, और हमारा सबसे पहला काम है ये भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी चर्चा। संजय राउत का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के उस बयान से बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने सीएम पद के चेहरे की घोषणा करने पर जोर दिया था। सोर्सेस के मुताबिक पिछले महीने मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम वैसे गठबंधन में फिर से नहीं रहना चाहते जहां जिसकी संख्या ज्यादा उसका सीएम की पॉलिसी के कारण लोग एक दूसरे की सीट को कम करने का काम करें। वहीं सीएम कैंडिडेट को लेकर एनसीपी नेता शरद पवार ने भी कहा है कि महाविकास अघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर ये खींचतान इसलिए भी है क्योंकि इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के मुकाबले शिवसेना यूबीटी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इनमें से किसके चेहरे पर इस बार महाविकास अघाड़ी वोट मांगने जाएगी। विपक्षी एमवीए का सत्तारूढ़ महायुति से मुकाबला है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस है। महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है और संभावना है कि इस साल के अंत में राज्य महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो देखा आपने कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक में साफ कर दिया था कि वो बिना चेहरे वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। यही नहीं, उद्धव की पार्टी ने ये भी साफ कर दिया था कि उद्धव ठाकरे को ही विधानसभा चुनाव में गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त किसके पास कितनी ताकत है, क्योंकि चुनावी राजनीति में इस बात पर यह सब तय हो जाता है कि किसके पास कितना जन समर्थन है। तो चलिए आइए एक नजर में आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या हैं। देखिए 2019 में विधानसभा की स्थिति, कुल सीटें 288 और बीजेपी के खाते में 106 सीटें थी। शिवसेना शिंदे आप देख सकते हैं 39 सीटें 56 से, और एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है वो 54 से 41 सीटें थी। एनसीपी अजीत पवार गुट 13 सीटें, 54 में से 13 सीटें जो हैं वो एनसीपी अजीत पवार गुट को यहां पर मिला था। तो ये 2019 में विधानसभा की स्थिति है। कुल सीटें 288 थी और बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, 106 सीटें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसके पास जितना समर्थन, ताकत उसकी ही सबसे ज्यादा वहां पर। अब आगे बढ़ेंगे, बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के आणंद में गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अनोखा स्कूल चलाया जाता है। इस स्कूल की खास बात यह है कि ये स्कूल फुटपाथ पर चलाया जाता है। इस स्कूल में 50 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो आने वाले समय में अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। डॉक्टर उमा शर्मा गुजरात के आणंद में गरीब बच्चों के लिए फुटपाथ पर स्कूल चलाती हैं। स्कूल में हर शाम करीब 50 बच्चे
पढ़ते हैं और ऐसे हुनर सीखते हैं जो उनके भविष्य बनाने में मददगार हों। ये वो बच्चे हैं जिनके गरीब माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते। दिन में डॉक्टर उमा आनंद के एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, शाम को ये गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। फुटपाथ पर स्कूल का सिलसिला 6 साल से जारी है। वो बताती हैं कि उनका भी बचपन गरीबी में बीता था, लिहाजा वो इस तकलीफ से बखूबी वाकिफ हैं। फुटपाथ स्कूल शुरू करने की उनकी प्रेरणा रही। ये फुटपाथ स्कूल मैं 2018 से चला रही हूँ, 6 साल हो चुके हैं। ये जो बच्चे हैं आप देख रहे हो, ये सारे सड़क पर रहते हैं, जिनके कई बच्चे ऐसे कि जिनके सर पे छत भी नहीं है। इन बच्चों को मैं 6 साल से शिक्षा देने का कार्य कर रही हूँ। मैं खुद फुटपाथ से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो हमेशा मुझे लगा है कि यदि मैं फुटपाथ से यहाँ तक आ सकती हूँ तो इनमें भी किसी को अगर मार्गदर्शन दिया जाए तो ये भी कोई कहीं ना कहीं कोई मंजिल तक पहुँच सकता है। रोजाना क्लास करने वाले बच्चों का यूनिफॉर्म पीले रंग का है। उनकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने साफ चमकते हैं। मैं इधर पढ़ाई करने आता हूँ। मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। मैडम सारे विषय पढ़ाती है, जैसे कि विज्ञान, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, और मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाती है, जिसके कारण से मेरा 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। हम झुपड़पट्टी में रहते हैं, हमको यहाँ से नाश्ता भी मिलता है। यहाँ पढ़ने आते हैं, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मेरे रिजल्ट में भी बहुत सारा बदलाव आया है। 6 साल से 250 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। फुटपाथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सेहतमंद नाश्ता भी मिलता है। बच्चों को वर्दी, किताबें, स्टेशनरी और दूसरे सामान भी दिए जाते हैं और कीमत किसी की भी नहीं ली जाती है। और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मराठा झुग्गी में गरीब बच्चों के लिए खास स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल में टीचर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को नशे के खिलाफ भी जागरूक कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। तो बच्चों को जम्मू कश्मीर के मराठा में एक झुग्गी स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा भी दी जा रही है और बच्चों को ये जागरूकता भी उनके बीच फैलाई जा रही है कि वो नशे से दूर रहें। और इसीलिए यहाँ पर इस स्कूल में वक्त दर वक्त नई नई पहल की जाती है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में बच्चों का भविष्य और ज़्यादा बेहतर हो। और इसी कदम की तरफ बढ़ते हुए इस स्कूल का निर्माण भी किया गया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ ही साथ उनकी जो मानसिकता है उसका भी विकास हो पाए। इसीलिए गरीब बच्चों के लिए एक खास स्कूल चलाया जा रहा है। इसका नाम मराठा झुग्गी रखा गया है। स्कूल में जो टीचर हैं वो बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं और बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक भी कर रहे हैं, उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर के पास मराठा झुग्गी में बने इस खास स्कूल में हर दिन टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र कचरा बीनने वाले घरों के बच्चे हैं। स्लम स्टूडेंट्स का स्कूल है। ये गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जैसे ये बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। पहले ये बच्चे कबाड़ चुनते थे, तम्बाकू वगैरह ये सब खाते थे। तो जैसे यहाँ पे कंचन मैम जो हमारे प्रिंसिपल टीचर थे, वो कंचन मैम थे, वो अभी एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने इनको मतलब अवेयर किया था कि शिक्षा इनको दी थी कि शिक्षा पढ़ेंगे, पढ़ के चलो अपना कमा के खा लेंगे, इसलिए इन्होंने ये स्कूल खोला था उनके लिए। और तब से जब से मैडम वहाँ यहाँ पे आ रही हैं, इन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, कबाड़ चुनना ये सब। तो उनको अच्छी शिक्षा मिली और ये पढ़ के आगे अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, इस देश की सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। रोजाना कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों ने बताया कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाई की अहमियत बताना है। ये बच्चे वो है जो कूड़ा करकट वगैरह, भीख वगैरह मांगते हैं। ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज जो हमारा फर्स्ट बैच है वो ग्रेजुएशन कर चुका है, उनकी जॉब तक लग गई है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था।
तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।